हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से जीएस प्लेनेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। लास्ट जो हमारी क्लास चल रही थी उसके अंदर हमने जो न्यूक्लियस का पार्ट नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो न्यूक्लियस का पार्ट नंबर सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो केंद्रक का जो पार्ट नंबर फर्स्ट था उसके अंदर हमने बेसिक जानकारी पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद जाना था कि सर केंद्रक की स्ट्रक्चर कैसी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है। आज जो हम बात करेंगे वो न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो दोस्तों, हम टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं जहां से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। तो हमें बात करनी किसकी? न्यूक्लियोप्लाज्म की। तो जो बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव जुड़ पाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड के अंदर आता है कि सर ऐसा कौन था जिसने न्यूक्लियोप्लाज्म में, बोले तो हिंदी में बोले तो केंद्रक द्रव्य, इसको हम किस नाम से भी जानते हैं? केंद्रक द्रव्य। इसकी खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वो था दोस्तों कौन? स्ट्रैसबर्गर। स्ट्रैसबर्गर जो नाम का वैज्ञानिक था, इन्होंने न्यूक्लियोप्लाज्म की खोज की थी। न्यूक्लियस की खोज करने वाले अलग साइंटिस्ट थे, अब बात किसकी कर रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म की। तो न्यूक्लियोप्लाज्म की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? स्ट्रैसबर्गर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। ये एक पारदर्शी कणिकीय पदार्थ होता है। कणिकीय पदार्थ समझ रहे हो? बोले तो बोले तो परिमेबल, मतलब आप इसको आप आर पार देख सकते हो। और एक पार्टिकल होता है, कणिकीय पदार्थ होता है। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सी लाइन में लिख सकता हूं, यह पारदर्शीय कणिकीय पदार्थ होता है। पारदर्शी कणिकीय पदार्थ होता है कौन मेरे प्यारे बच्चों? न्यूक्लियोप्लाज्म एक पारदर्शी कणिकीय पदार्थ होता है। ठीक है, इसके अंदर मिनरल्स मिलते हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम भी मिलते हैं। इसके अलावा देखो, हम जो प्रोटीन पढ़ रहे थे उस प्रोटीन के अंदर कौन कौन से प्रोटीन इसके अंदर मिलेंगे? स्टोन प्रोटीन मिलेगा, प्लस नॉन स्टोन प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा जाए कि सर इसके अंदर प्रोटीन कौन कौन से मिलेगा, तो प्रोटीन आपका स्टोन प्रोटीन मिलता है प्लस नॉन स्टोन प्रोटीन। बोथ टाइप ऑफ प्रोटीन आर फाउंड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस। नाउ नेक्स्ट, अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या मिलेगा। कुछ मिनरल्स मिलेंगे, प्लस कैल्शियम मिले, जैसे मिनरल्स जैसे कैल्शियम मिलते हैं, मैग्नीशियम मिलते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती है। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म की और क्या विशेषता है? इसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज व आरएनए पॉलीमरेज नाम के एंजाइम मिलते हैं। डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज, बोथ टाइप ऑफ एंजाइम आर फाउंड इन दिस। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज ये दोनों टाइप के एंजाइम मिलते हैं दोस्तों किसके अंदर? इसी के अंदर, जिसकी हम लोग बात करें किसकी? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म की बेसिक जानकारी थी। एक सेकंड का समय दीजिएगा मुझे, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ये चीज जानकारी प्राप्त की कि सर इसके अंदर ये चीजें प्रेजेंट होती है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे न्यूक्लियोलस की, बोले तो केंद्रिका की। ठीक है, तो अब केंद्रिका की अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? ठीक है, इसको नाम देने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो मैं हेडिंग डालना चाहूं न्यूक्लियोलस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? केंद्रिका। ठीक है, तो इसकी जो खोज करने वाला वैज्ञानिक था फेंट मेना।
और इसका जो नाम देने वाले वैज्ञानिक थे, देखो खोज करने वाला अलग होता है, नाम देने वाला अलग होता है, ठीक है। इसका जो नाम देने वाला था वो बाउमैन था, ठीक है। कौन था दोस्तों? बाउमैन। अब मैं इसकी बात करना चाहूं न्यूक्लियोलस की केंद्रिका की। ये एक झिल्ली रहित कोशिका होती है। झिल्ली रहित मतलब इसके अंदर कोई न्यूक्लियर नहीं मिलती है, सॉरी मेम्ब्रेन नहीं मिलती है, तो झिल्ली रहित कोशिका होती है 13, 14, 15, 21, 22 नंबर के क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। तो अगर हम बात करें झिल्ली रहित कोशिका किस किस के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो ये झिल्ली रहित कोशिका कौन कौन सी न्यूक्लियस में मिलती है? 13, 14, 15 और 21, 22 क्रोमोसोम के ऊपर। क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कौन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है? तो ये किसके ऊपर होती है? इसके ऊपर। अब इसकी स्थिति क्या होती है? जो गुणसूत्र का जो केंद्रक होता है ना, उसके संगठक क्षेत्र पे उपस्थित होती है, ठीक है। कहां पर भाई? स्थिति हम लिख दे तो गुणसूत्र के संगठक क्षेत्र पर, संगठक क्षेत्र पर, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों जो न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका है, इसकी नंबर्स कितने होंगे, इनकी संख्या कितनी होगी? तो ये नॉर्मली एक केंद्रक के अंदर एक ही मिलेगी, ठीक है। अपवाद है प्याज होता है ना जो ऑनियन, उसके अंदर 4 न्यूक्लियोलस होते हैं। तो अगर हम बात करना चाहें नंबर्स की, तो नंबर जनरली एक न्यूक्लियोलस एक न्यूक्लियस के अंदर, बट अपवाद साइंस कहती है दोस्तों एक्सेप्शन आर अवेलेबल एवरीवेयर, हर जगह अपवाद मिलेंगे। ऑनियन, प्याज, इसके अंदर कितने मिलते हैं? 4 केंद्रिका। ये चीज एक अपवाद है कि जितने भी न्यूक्लियोलस होंगे उन सब के अंदर एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस मिलता है एक न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन जो ओनियन होता है उसके अंदर 4 केंद्रक मिलेंगे। कितने दोस्तों? 4 केंद्रक मिलते हैं। अरे केंद्र का नाम होता है 4 केंद्रिका, एक केंद्रक में 4 केंद्रिका मिलती है। ये जो उभयचर होती है उनके अंदर भी कितने मिलते हैं? उस साइड जो होते हैं उनके अंदर 2000 न्यूक्लियोलाइल मिलते हैं, ठीक है। एक जैसे कोई उभयचर होते हैं जो उभयचर होते हैं ना एम्फीबियन, और जो एम्फीबियन होते हैं उन उभयचर के अंदर 2000 न्यूक्लियो लाइक कहां पे मिलेंगे? उनके उस साइट के अंदर, ठीक है। तो उभयचर जो एम्फीबियंस होते हैं उनके अंदर 2000 मिलते हैं। संगठन किस किस चीज से कंपोजिशन ये मिलकर बनी होती है? कंपोजिशन क्या लिख दिया मैंने? इस किस किस चीज का इसके अंदर कंपोजिशन होता है? तो दोस्तों आपको पता होगा इसके अंदर डीएनए भी मिलता है, आरएनए भी मिलता है एंड प्रोटीन भी मिलता है। डीएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन, ये सारी की सारी चीजें उपस्थित होगी किसके अंदर? न्यूक्लियोलस के अंदर, ठीक है, केंद्रिका के अंदर। काम क्या करेगा? काम इसका एक ही होता है, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का सिंथेसिस करना। राइबोसोम का सिंथेसिस करना, लाइक
आरएनए। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये चीज आप लोगों ने जानी। अब बात होती है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलाई, केंद्रिका की परासंरचना की अगर हम बात करें, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलाई, तो इसकी मैं बात करता हूं। इसके अंदर फाइब्रिल पार्ट भी होता है, कणिके में पार्ट भी। तो अब मैं हेडिंग डालना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ, मैं बहुत अच्छे शब्दों में बात कर रहा हूं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलाई। अरे हाँ, केंद्रिका की परसंरचना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझने की कोशिश कीजिएगा और इस क्लास को, सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। जो स्टूडेंट्स वीडियोस देख रहे हैं, अभी भी कोर्स के अंदर इनरोलमेंट नहीं करवाए हैं, करवा लीजिएगा। और जो ऑफर चल रहा है उसका बेनिफिट उठाएगा। जिसको और भी मोर क्वेरीज करनी है वो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर दीजिएगा। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलाई की अगर हम बात करना चाहें, इसके अंदर फाइब्रिल पार्ट अगर है तो वो क्या होगा, राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन के तंतुओं से बना हुआ। तंतु जानते हो, अरे फाइब्रिल, तंतु में भाग की अगर हम बात कर रहे हैं, तंतु में भाग की अगर बात करें तो फाइब्रिल पार्ट, फाइब्रिल जो पार्ट होता है दोस्तों उसकी मैं बात कर रहा हूं, वो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के तंतुओं से बना होता है। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन से बना। ठीक है, तो पहली चीज तंतु में पार्ट की हो चुकी है। तंतु में पार्ट बोले तो फाइब्रिल पार्ट की हम लोगों के सामने वार्तालाप हो चुकी है। अब आता है कणिका में पार्ट, बोले तो पार्टिकल वाला जो भाग होता है, पार्टिकल्स वाला भाग, वो आरएनए। सेकंड जो बात करना चाहते हैं हम लोग, वो किसके ऊपर कर रहे हैं, कणिका में भाग आरएनपी के कणों से बना होता है। कणों से, आरएनपी के कणों से बनकर जो कणिका में भाग होता है वो मिलकर बना होता है। अब इसके अंदर एक और चीज होती है, पोर्स अमोर्फा, जो एक द्रव्य होता है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, जो फाइब्रिल प्लस कणिका में भाग से मिलकर बना होता है। तो तीसरा जो चीज होती है वो क्या होती है, पोर्स अमोर्फा। अमोर्फा थोड़ा सा गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका डेप्थ में आया हुआ क्वेश्चन भी गलत ना हो। पोर्स अमोर्फा का मतलब क्या होगा दोस्तों, जो एक तरीके से द्रव होगा जिसके अंदर फाइबर वाला पार्ट भी होगा प्लस उसके अंदर कणिका में पार्टिकल वाला भाग भी होगा। तो ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक मैट्रिक्स का रूप होता है, द्रव्य लिक्विड का रूप होता है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीज आ जाती है, इसके अंदर आ जाता है आपका फाइब्रिल प्लस कणिका में भाग। ये चीज हमने पोर्स अमोर्फा। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसके अंदर क्रोमेटिन का जाल भी होता है। क्रोमेटिन जाल जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्रोमेटिन से बना होता है। ठीक है, तो अब इसकी अगर हम बात करना चाहें, क्रोमेटिन की अगर हम बात करते हैं, अगर फोर्थ नंबर की, जो क्रोमेटिन होता है वो क्रोमेटिन धागों से बना हुआ होता है। क्रोमेटिन धागों से बना हुआ होता है जिसका नाम देने वाला या शब्द बोल दो जो सबसे पहले वो फ्लेमिंग ने दिया था। तो क्रोमेटिन धागों से, ठीक है, फ्लेमिंग ने नाम दिया था, फ्लेमिंग ने नाम दिया था मेरे प्यारे बच्चों
ठीक है। डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन होता है जो इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल में मिलता है, इसको हम बेसिक अभिरंजक से भी हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेन कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट अगर मैं बताऊं, ले भाई तू ऊपर चल जा, ब्राइटनेस कहीं कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो इसकी अगर हम खास बात बताएं, इसको हम क्षारीय अभिरंजकों से क्षारीय क्या होता है दोस्तों, बेसिक अभिरंजित कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम बेसिक अभिरंजनों से, अभिरंजित का मतलब क्या होता है मेरे लाडलो, वो होता है स्ट्रेन। हम इसको दोस्तों स्ट्रेन कर सकते हैं। बेसिक, केवल बेसिक अभिरंजक होना चाहिए, तब जाके आप ये स्ट्रेन हो पाएगा। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो एक देखो, कोशिका के दो ही कोशिकांग ऐसे आएंगे, एक तो न्यूक्लियस होता है, और जो केंद्र, जो वैसे भी सेल्स का सबसे बड़ा पार्ट होता है, एक तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मिलता है, प्लस एक आगे आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर भी क्या मिलता है, उसके अंदर भी एक जेनेटिक मटेरियल मिलता है। तो मेरे लाडलो, अगर हम इसकी बात करना चाहें तो इसके अंदर डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन क्या मिलते हैं मेरे लाडलो, ये मिलते हैं एक जेनेटिक मटेरियल की तरह। तो ये क्या मिलते हैं, एक जेनेटिक मटेरियल की तरह। ठीक है। अब क्रोमेटिन की भी अगर हम और बात करें तो ये भी दो प्रकार से होता है, एक होता है यूक्रोमेटिन और एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन। चलते हैं थोड़ा सा आगे। क्रोमेटिन ये भी दो प्रकार का होता है, यूक्रोमेटिन और एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन। अब देखो मेरे लाडलो, यूक्रोमेटिन की हम बात कर रहे हैं, एक तरफ हमारे सामने हेटेरोक्रोमेटिन की बात कर रहे हैं। यूक्रोमेटिन शब्द दिया था एनियल हड्स ने। ठीक है। ये जो शब्द दिया था, ये दोनों ये शब्द दिए थे, किसने दिए थे, एनियल हड्स ने। तो इन्होंने क्या दिए थे, शब्द दिए थे एनियल हड्स। वैसे आप फिजिक्स में जाते हो तो आवर्ती का मात्रक भी होता है। अब यूक्रोमेटिन की मैं बात कर रहा हूं मेरे शेरों, यूक्रोमेटिन एक हल्का स्ट्रेन अभिरंजित होता है, हल्का स्ट्रेंड होता है, हल्का अभिरंजित होता है। ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा, जैसे ये हल्का अभिरंजित होता है, उसके अलावा मैं मेरे प्यारे बच्चों दूसरा पॉइंट अगर मैं बताऊं, ये क्या होता है, केंद्रक का भाग होता है जने तीसरा जेनेटिक रूप से एक्टिव होता है। यूक्रोमेटिन की बात हो रही है। ठीक है। और अनुलेखन में भाग लेता है। ठीक है। अनुलेखन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, एक होता है ट्रांसलेशन और एक होता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। तो ये किसके अंदर, ट्रांसलेशन के अंदर भाग लेता है। अनुलेखन, लेखन का मतलब क्या होता है, भाग लेना। अनुलेखन में क्या करता है, भाग लेता है। बट यहां हल्का है तो वहां गहरा आ जाएगा। यहाँ ये केंद्र होता है तो वो परिधि के ऊपर स्थित होता है। ठीक है। ये जेनेटिक रूप से एक्टिव है तो वो निष्क्रिय होगा। तो यहाँ पर हम इनके अपोजिट वाले लिख देते हैं। ये हल्का है तो ये क्या होगा दोस्तों, गहरा अभिरंजित
यहाँ केंद्रक के अंदर होता है यूक्रोमेटिन, तो वो क्या होगा भाई इसकी अगर प्रेजेंट सेंटर के अंदर आ रही है तो परिधि के ऊपर होगा, जाहिर सी बात है सरकमफ्रेंस के ऊपर होगा। तो ये क्या होता है, परिधि के ऊपर, सरकमफ्रेंस जिसको हम बोलते हैं। इंग्लिश वालों लिख लिया करो, फिर भी कोई दिक्कत हो ना तो मुझे कॉल कर लिया करो, सरकमफ्रेंस पूरा लिख लेना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ जेनेटिक रूप से एक्टिव होगा, यहाँ डी एक्टिव मान लो, पैसिव या निष्क्रिय लिख देता हूं। इसके बाद ये अनुलेखन में भाग लेता है, इसके आगे मार दिया क्रॉस। भाई साहब मैं कौन लू, यो ले रहे हो तो यो ले रहे हो, लेकिन मैं नहीं लू। लास्ट 3-4 पॉइंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस काम क्या करेगा, केंद्र का काम क्या होगा। तो अब केंद्र के कार्य की बात करते हैं, तो हम चलते हैं आगे। न्यूक्लियस के कार्य, तो मेरे लाडलो अब न्यूक्लियस के वर्क की हम बात करेंगे, केंद्र के कार्यों की हम बात कर रहे हैं। अरे थोड़ा एसी ज्यादा ठंडा। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के कार्य की बात करते हैं। कार्य बोले तो फंक्शन। अब मेरे शेरों समझने की कोशिश करना, न्यूक्लियस का जो पहला काम होगा, फर्स्ट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज टू कंट्रोल द सेंटर ऑफ सेल। कोशिका का जो सेंटर होता है ना, उसको कंट्रोल करने का काम होता है। नाउ द सेकंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्र का दूसरा कार्य, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उस जेनेटिक मटेरियल के रूप में स्टोरेज करना व ट्रांसफर करना, ठीक है। तो ये दूसरा काम क्या होता है, जेनेटिक, एक सेकंड इस गेट को क्लोज कर देते हैं यार। जेनेटिक मटेरियल के रूप में स्टोरेज एंड ट्रांसफर। भाई जेनेटिक जो मटेरियल होता है उसी के रूप में स्टोरेज करना व ट्रांसफर करने का जो काम होता है वो किसका होता है मेरे दोस्तों, वो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करना चाहें न्यूक्लियस डिवीजन की, सेल्स, जो न्यूक्लियस का जो, मैं तीसरा काम लिख देता हूं, जो न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है ना, न्यूक्लियस के डिवीजन की फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। न्यूक्लियस के डिवीजन की अगर हम बात करें, न्यूक्लियस के डिवीजन की, तो न्यूक्लियस के डिवीजन की जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर हेल्प कौन करता है, न्यूक्लियस, मतलब कैरियो जेनेसिस आप बोल सकते हो, हेल्प इन सेल डिवीजन बोल सकते हो, हेल्प इन न्यूक्लियस डिवीजन, द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हमने बात की थी न्यूक्लियस की, तो रुको अभी कहानी खत्म नहीं, अभी कहीं नहीं जाना है, अभी हम राइबोसोम की बात और करने वाले हैं। छाप लो दोस्तों इसको फटाफट, हम भी थोड़ा जल ग्रहण कर लेते हैं, फिर राइबोसोम की शुरुआत करते हैं, राइबोसोम की कहानी करते हैं। अब भाई वैज्ञानिक आ गए अलग अलग तरह के, चले। तो चलो अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों किसकी, राइबोसोम की, हेडिंग डालते हैं राइबोसोम। ले भाई हम चलते हैं, हेडिंग डाली क्या, राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री,
जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका इंजन। प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम कोशिका का इंजन। हम मात्र किसको कहते हैं, राइबोसोम को, क्योंकि राइबोसोम का जो मेन कार्य होता है ना दोस्तों, वो प्रोटीन का सिंथेसिस ही करना होता है। फर्स्ट चीज हमें याद रखनी है, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनली, सबसे छोटा कोशिकांग। भाई ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, सेल ऑर्गेनली ऑफ सेल। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग ये होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। दो पॉइंट इसकी खासियत है कि ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली, इसके चारों तरफ कोई लेयर नहीं होती। ठीक है, इसके बारे में प्लांट के अंदर सबसे पहले देखने वाले रॉबिन्सन एंड ब्राउन नाम के वैज्ञानिक थे। देखो दोस्तों, रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने इन्हें प्लांट सेल्स में देखा। मेरे प्यारे बच्चों, रॉबिन्सन एंड ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने इनको सबसे पहले प्लांट सेल्स के अंदर देखा। तो किसी ने प्लांट सेल के अंदर देखा था, तो कोई तो ऐसा होगा जिसने इसको एनिमल सेल्स के अंदर भी देखा होगा। तो एनिमल सेल के अंदर देखने वाले वैज्ञानिक थे पैलेडे। मेरे प्यारे बच्चों, पैलेडे नाम के वैज्ञानिक ने इनको एनिमल सेल्स में भी देखा था, जंतु कोशिका में। इसको इसीलिए इनको पैलेडे पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑन साइलेंट, इनको क्या कहते हैं, पैलेडे पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड, क्लास ले रहा हूं, कॉल करता हूं। तो पैलेडे ने इन्हें एनिमल सेल्स के अंदर देखा था, इसको इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, पैलेडे पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैलेडे पार्टिकल भी बोलते हैं। तो ये चीज हम लोग याद रख सकते हैं अच्छे से। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जो राइबोसोम होता है दोस्तों, इसको क्या केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर देख सकते हैं या फिर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो समझने की कोशिश करना, राइबोसोम आर फाउंड इन बोथ सेल्स, बिकॉज ये वेल डेवलप्ड सेल के अंदर भी मिलेगा एंड नॉट वेल डेवलप्ड सेल के अंदर मिलेगा। भाई विकसित कोशिकाओं में मिलता है और अविकसित कोशिकाओं में। अब ये मैं आगे बताने वाला हूं, घबराओ मत कि सर जी प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70s मिलेगा 80s मिलेगा। ये कहानी अभी 70s और 80s समझाऊं ना, तब ये कहानी आपको समझ में आ जाएगी। तो अब हम बात करना चाहें, ये तो हमें ये पता लग गया कि भाई इस जनाब को इन्होंने देखा था, ये ऐसा होता है, इसके बारे में ये थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लेते चल रहे हैं। फिर इसकी थोड़ी सी डेप्थ में बात करेंगे राइबोसोम की। तो मैंने कहा भाई ये जो राइबोसोम है ना, इसको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों के अंदर मिलता है। भाई बोथ के अंदर मिलता है, तो आप इसको बोथ सेल्स के अंदर देख सकते हो। इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ सेल्स दोनों के अंदर ये मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया वह ग्रीन प्लास्टिड में भी उपस्थित होता है। इसके अलावा कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और कुछ ग्रीन प्लास्टिड पार्ट ऑफ प्लांट्स सेल, ठीक है, तो उनके अंदर भी मिलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्रीन प्लास्टिड्स। यस, तो पार्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया
एंड ऑल्सो ग्रीन प्लास्टिड, बाय ऑल्सो ग्रीन प्लास्टिड, बाय ग्रीन प्लास्टिड इसका पार्ट होता है क्या, ये। अब उसके बाद में करना चाहूं, ये तो बता ही दिया तुम लोगों को भाई, एक ही झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, नॉन मेम्ब्रेन सेल बाउंड ऑर्गेनेल होता है। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। अब राइबोसोम को हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं एक को लाइन लिखना चाहूं, राइबोसोम को राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं, कहते हैं। राइबोसोम को हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं मेरे बच्चों। अब इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोई पूछे भैया बताओ कि राइबोसोम का साइज क्या होगा, ठीक है। तो राइबोसोम का जो साइज होता है, ठीक है, वो होता है 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर 250 एंगस्ट्रॉम तक। और एक नोट डाल के एक बात लिखूं, जो मैमल्स की आरबीसी होती है ना, मैमल्स की आरबीसी में राइबोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जो मैमल्स की आरबीसी होती है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, तो उनके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो एक और खासियत मिल गई, कोशिका के अंदर इसको कोशिकांग भी कहा जाता है, ठीक है। कोशिका के अंदर कोशिकांग कहा जाता है, कुछ नहीं है, छोड़ो, ये नॉर्मल सी बात है, सब जानते हैं। कोशिकांग के अंदर का कोशिकांग भी इसी को कहते हैं। अब बात करते हैं कि राइबोसोम के टाइप्स कितने प्रकार का राइबोसोम हमें मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, यूनिट के आधार पर जो राइबोसोम होता है मेरे लाडलो, वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है 70S और एक होता है 80S। तो इसकी बात करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं राइबोसोम के टाइप्स की। राइबोसोम के टाइप्स में किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट की। तो राइबोसोम की मेरे लाडलो 2 यूनिट होती है, एक होगी 70S एंड एक होगी 80S। एस का मतलब होता है यहां पर, पहले तो मैं वो लिख देता हूं, सैडबर्ग यूनिट। एस जहां मिल जाए उसका अर्थ होता है सैडबर्ग इकाई। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है। तो सैडबर्ग यूनिट होती है एस का मतलब। अब 70S टाइप ऑफ राइबोसोम इज आल्सो 2 टाइप्स ऑफ सब यूनिट्स। भाई ये भी 2 प्रकार की उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, 50S और 30S। ये लो, ये उप इकाइयां हैं, ये सब यूनिट है। 50S एंड 30S एंड 80S टाइप ऑफ राइबोसोम इज आल्सो 2 टाइप सब यूनिट्स। ये भी कितने प्रकार के सब यूनिट से मिलकर बना होगा, तो ये एक 60S और एक होगा 40S। अब कई जनाब इसको जोड़ने लग रहे, भाई 6 और 4 10 तो ही, तो ऐसा जोड़ने वाला सिस्टम नहीं है मेरे भाई, यहां तो सिस्टम सिंपल चलने वाला है, ठीक है। तो ये 2 टाइप की सब यूनिट्स आर प्रेजेंट है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा आगे बात करें, जैसे इसके अंदर ये बड़ी सब यूनिट होगी, ये छोटी सब यूनिट होगी, ऐसे यहाँ पे लार्जेस्ट और ये छोटी, ये नाम से क्लियर, ये यूनिट्स के नाम है, ठीक है। अब 50S राइबोसोम इज ऑल्सो 2 टाइप rRNA, ठीक है। ये भी 2 प्रकार के rRNA से मिलकर बना हुआ होता है। थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूं मैं, नहीं तो आएगा नहीं, और इसका कलर चेंज कर देता हूं। कलर इसका एक आरएनए कौन सा होता है बेटा, 23S RNA।
और यहाँ पे आप इससे पहले कौन सा आरएनए लगाओगे, आरएनए, ठीक है। और यहाँ 5S अरे ये आरएनए भी लिखना होता है और इसके साथ आरएनए भी लिखना होता है, इसलिए क्या हो जाता है मेरे बच्चों थोड़ा सा, तो लेकिन आप लिख लेना 5S और 23S दिख तो रहा है ना छोटा करने पे, वाओ क्लियर दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। और इधर हम बात करें ये वाला, ये केवल 16S से मिलकर बना होता है। ये 16S आर बड़ा लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। तो ये 16S से मिलकर बना होता है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये 3R से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, 28, 5 और 5.8। तो 28SR 5SR 5.8SR 60S टाइप के राइबोसोम की बात कर ली। अब बात करते हैं अगले की। तो 40S टाइप का जो राइबोसोम होता है वो केवल 18S टाइप के RNA से मिलकर बना होता है। तो ये किससे मिलकर बना होता है, 18S RNA, ठीक है। तो ये चीज थी, ये 70S के टाइप के RNA की बात कर ली भाई। दिखाई इसको थोड़ा सा राउंड करके देखता हूं, और ये यहाँ इसकी बात हो गई। फंक्शन बोर्ड के अलग ही होते हैं, अपन चक्कर बनाते हैं तो बनता नहीं, तो ये थोड़ा सा इंडिकेशन हो गया अलग से। अब हम थोड़ा सा और इनकी बात करते हैं। आपसे पूछा जाए जो 70S टाइप का राइबोसोम है उसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है। तो इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है 2.7 इंटू 10⁶ डाल्टन। कितना होता है, 2.6 इंटू 10 की सॉरी कंफ्यूज 2.7 इंटू 10⁶ डाल्टन। ये क्या होता है इसका मोलिकुलर वेट। नाउ द मोलिकुलर वेट ऑफ ATS टाइप का राइबोसोम। तो इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है बेटा, 4.7 इंटू 10⁶ डाल्टन। कितना होता है, 4.6 इंटू 10⁶ डाल्टन, ठीक है। तो ये भी दिख रहा होगा। तो ये मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है। ये जो होता है ना ATS टाइप का राइबोसोम वो वेल डेवलप्ड सेल्स के अंदर मिलेगा, बट जनाब इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, ये दोनों में ही मिलता है, वेल डेवलप में भी और नॉन वेल डेवलप में भी। तो यहां मैं लिख सकता हूं ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ टाइप की सेल्स के अंदर मिलेगा, बट यहां पर मैं बात करूं तो केवल यूकैरियोटिक सेल्स में। तो 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिलता है। लेकिन इसकी अगर खासियत बात करें, अब एक और जगह भी मिलता है 70S टाइप का राइबोसोम। प्लांट जो होते हैं ना, मैं इसको क्लियर करके इधर लिख देता हूं, जगह होगी। प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या मिलता है मेरे बच्चों, 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है। तो ये याद रख सकते हो, नहीं रख सकते, बहुत अच्छे तरीके से इसका डिवीजन करवाया मैंने। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, किसी को यहां पर जंजाल बन गया है कुछ बच्चों के माइंड में। राइबोसोम इज ऑफ टू टाइप, 70S 80S, 70S and 80S. 70S ribosome is also of two type, 50S and 38. 80S ribosome is also of two type, 60S and 40S. अब ये जो भाई 70S और 50S 30S, यहाँ जो 50S वाला है ये लार्ज यूनिट है, लार्ज सब यूनिट है। यहाँ
30 है वो सब यूनिट स्मॉल है, तो यहां अगर लार्ज की बात करें तो ये, लेकिन इनका भी डिवीजन करते हैं तो यहां पर ये कुछ इस तरीके से होता है 23, 5, 16, 28, 5, 5.8 एंड 18। इनको हमें कोई जोड़ नहीं करना, हम यूनिट्स के नाम है वो बड़ी छोटी ये निर्धारित करनी है हमें बस। अब उसके बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं। यदि हम 80s और 80s टाइप के राइबोसोम को अगर जोड़ते हैं तो 120s का डाइमर बनता है। आपने क्या किया, एक में नोट डाल दिया, थोड़ा सा नोट डालने के बाद इसका साइज भी बढ़ा देते हैं। हमने कहा सर 80s है प्लस 80s है, इन दोनों को जोड़ा तो 120s का क्या बना, डाइमर बना। और हमने 70s प्लस 70s टाइप को जोड़ा तो 100s का डाइमर बना। ये चीज याद रख सकते हो नहीं रख सकते, बहुत क्लियर दिखाने की कोशिश करी मैंने, बड़ा लिखा ताकि आपको समझ में आए। अब केमिकल कंपोजिशन की हम बात करते हैं, रासायनिक संगठन की हम बात करते हैं। मैं एक हेडिंग डाल रहा हूं, केमिकल कंपोजिशन। देखो क्या केमिकल कंपोजिशन होता है इनका, 70s टाइप के राइबोसोम की अगर हम बात कर रहे हैं तो 70s टाइप का राइबोसोम होता है। जैसे 70s टाइप का राइबोसोम की बात कर रहे हैं तो इसमें 60% rRNA मिलता है, और उसके अलावा 40% प्रोटीन होता है। अगर 80s टाइप के राइबोसोम के केमिकल कंपोजिशन की बात, यहां 60% rRNA मिल रहा है ना, तो वहां 40% rRNA मिलेगा। ठीक है, उल्टा हो जाता है 40%। अरे मेरे मालिक, एक एस क्यों कर रहा है तू, rRNA, और यहाँ 60% प्रोटीन होता है। वक्त का पहिया है, चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, और ये कुछ इस तरीके की चीजों को आपको दिनेश सर समझाता रहता है। तो ये चीजें आपने जानी 70s एंड 80s टाइप के राइबोसोम की। अब मेरे लाडलो, अब और आगे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के अंदर, क्या कि जो 60s और 40s के राइबोसोम होते हैं उन दोनों का अगर हम पॉलीराइबोसोम के रूप में देखें, पॉलीसोम के रूप में देखें तो किस तरह की स्ट्रक्चर बन के निकल के आती है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, आप इसको नोट डाउन करो। मैंने कहा भाई एक तरफ है 60s, एक तरफ है 40s। मैंने कहा ये 60s और ये क्या है 40s, इन दोनों को प्लस करते हैं। प्लस करेंगे वो किसकी प्रेजेंस में करेंगे, मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में, प्लस 0.1 m की प्रेजेंस में। अब देखो मेरे वीरों, ऐसा हमने देखा, तुमने देखा, आपकी पड़ोस वाली भाभी ने देखा, लेकिन देखा कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनी। अब इस स्ट्रक्चर को हम और कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अगर हम इसका डायमर बनाएंगे, अगर हम डायमंड बनाएंगे तो इसको 10 गुना स्टेज पे लेके जाएंगे। ठीक है, इसको हम 10 गुना स्टेज के ऊपर ले जाएंगे। ये क्या कर दिया था मैंने, +2 लिख दी, बच्चे समझेंगे नहीं।
अब इनका डाइमर बनाने की कोशिश करें। डाइमर अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि डाइमर क्या होता है। 80s 80s 120 70s 70s ऐसे कुछ, तो हम 60s एंड 40s का डाइमर बना लेते हैं। ये लगभग 120s के अराउंड ही आता है। तो वो कुछ इस तरह की स्टेज बनती है डाइमर के अंदर। वो नहीं है क्या, छोड़ो ना यार, वैसे बना लेते। जिस तरह का बनता है डाइमर। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े। अब इससे और बड़ी बनाना चाहें तो कुछ अलग ही स्ट्रक्चर बनेगी। वो कुछ इस तरह की बनेगी, जैसे कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएंगी। ये हम बात करें तो ये कौन सी बन गई है मेरे लाडलो, ये बन गई है स्मॉल। ये बन गई कौन सी, लार्ज। एक तरफ स्मॉल स्ट्रक्चर बन गई, एक तरफ लार्ज बन गई, ठीक है। इनके बीच में मैसेंजर आरएनए हो गया, पॉलीराइबोसोम बन गया। तो मैं क्या बना रहा था पीछे, मैंने लिखा नहीं लिखा ना। तो पॉलीराइबोसोम की बात कर रहे थे, अभी बच्चों को ही पता ही नहीं। डायमर बनाने से पहले हम पॉलीराइबोसोम की बात कर रहे हैं। तो ये चीज हमने बनाने की कोशिश करी, आपको भी क्लियरली बनी हुई दिखाई दे रही होगी। तो इसको भाई बना लो, ठीक है। तो क्वेश्चन एक और भी पूछा जाए, जो कौन सा आरएनए प्रेजेंट होता है, तो यहाँ बस ये लिख लेना भाई, कौन सा आरएनए, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, चलें आगे। अब बात करते हैं दोस्तों, फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अरे फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, अरे प्रोटीन सिंथेसिस तो ये काम होता है राइबोसोम का। राइबोसोम के काम की बात करते हैं लास्ट। भाई के काम करे, एक ही काम करता है, और मेन एक ही काम होता है क्या, प्रोटीन का सिंथेसिस। मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, राइबोसोम का जो सिंथेसिस, राइबोसोम का जो काम होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब इसके अंदर दो यूनिट होती है, एक स्मॉल यूनिट एंड एक लार्ज यूनिट। भाई स्मॉल और लार्ज यूनिट की अगर हम बात कर रहे हैं, यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं, तो यूनिट्स हम दोनों सब यूनिट के अंदर हम दो तीन चीज जानेंगे। ये अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, एक स्मॉल यूनिट थी और एक लार्ज यूनिट थी। उन लार्ज यूनिट्स के कौन कौन से पार्ट्स हमें याद रखने हैं जो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो क्वेश्चन आए तो हमें ये बताना है, तो वो कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो वो हम लिख रहे हैं। स्मॉल यूनिट के तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर पार्ट होता है वो बेस। इसके बाद बेस को हम क्या बोलते हैं, आधार। इसके अंदर हेड होता है और एक होता है प्लेटफॉर्म। हेड को हम शीर्ष बोलते हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो रिज, स्टॉल्क एंड सेंट, यहाँ इसकी बात कर रहे हैं। ये तो आपके स्मॉल वाले में हो गया।
इसकी अगर हम बात करते हो रिज स्टॉल्क, मैं लिख देता हूं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, श्रृंग बोलते हैं। देखो एक तरफ तो क्या हो गया आपका रिज हो गया, एक स्टॉल्क, स्टॉल्क जिसको हम क्या बोलते हैं, व्रंत बोलते हैं। एक होता है केंद्रीय उभार या नलिका, इसको हमने क्या बोला था, उभार बोला था ना, नहीं सॉरी, इसको हमने व्रंत बोला था। अब एक होता है जैसे यहाँ बेस हेड प्लेटफॉर्म बार रिज स्टॉल्क, और एक होता है सेंट्रल प्रोटोब्रेंस, प्रोटोब्रेंस। उभार या नलिका बोला जाता है। ठीक है भाई, राइबोसोम एंड प्रोटीन, दी एंड। क्या हो गया भाई, राइबोसोम और प्रोटीन का क्या हो गया, दी एंड। तो आज की मूवी यहीं तक थी, कैसी लगी आपकी मूवी? ऐसी ही मूवी की ब्रॉडकास्टिंग करती रहनी चाहिए या नहीं? ठीक है मेरे बच्चों, बताना, कमेंट जरूर करना, और आपका जो वहम है वो भी मिटाने की कोशिश करना। तो आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं प्यारी सी स्माइल के साथ। तो ऐसे ही मुस्कुराते रहें, जीएस प्लेनेट से कनेक्टेड रहें, और अपने सभी दोस्तों को इस क्लास को शेयर करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टाटा। शेयर करना भाई, कोर्स नहीं लिया कोर्स ले लो, डाउट है तो कॉल कर लेना। ठीक है, ऐसे ही आपकी लाइफ में भी मुस्कान बरकरार रहे, स्माइल आती रहे। जय हिंद, बाय बाय, टाटा, लव यू टू ऑल डियर स्टूडेंट।